नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, शिमला दौरे पर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां पर सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। साथ ही शाम 5 बजे राजीव भवन में करेंगे अहम बैठक। तो सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी वहां मौजूद रहेंगे। तो सरकार से लेंगे 10 गारंटी को लेकर फीडबैक। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शिमला दौरे पर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। शाम 5 बजे राजीव भवन में करेंगे अहम बैठक। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि सरकार से 10 गारंटी को लेकर फीडबैक भी लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां शिमला दौरे पर है कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार और संगठन के साथ समीक्षा करेंगे। इसके अलावा शाम 5 बजे राजीव भवन में अहम बैठक भी की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में सरकार से 10 गारंटी को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा। तो शिमला दौरे पर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितना अहम ये दौरा माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कई मायनों में अहम इसलिए भी है क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, अब जब चुनाव होंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है आने वाले दिनों में होंगे, तो किस तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर होगी और क्या सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल है, किस तरह से जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने जो है सत्ता में आने से पहले किए थे, अब उन वायदों को किस तरह से जो है वो धरातल पर उतारा जा रहा है, क्या जनता को लाभ जो है उन वायदों का मिलेगा या कब तक मिलेगा या मिल चुका है, इन तमाम चीजों की समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। राजीव शुक्ला हिमाचल दौरे पे हैं, शिमला पहुंचेंगे और शाम को 5 बजे एक बैठक जो है वो रखी गई है, जो कि राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय शिमला में होगी। इस बैठक में भी जहां एक तरफ मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे और इसके साथ साथ जो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकर जो तालमेल पर चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी कि आखिरकार जो सामंजस्य है सत्ता पक्ष और सत्ता यानी सरकार के बीच में और संगठन के बीच में, वो किस तरह से चल रहा है। क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जब से कांग्रेस पार्टी आई है, ओपीएस का मसला जो है बड़ा मसला था, तो उसे धरातल पर उतारा गया है। लेकिन बाकी की गारंटियों पर क्या काम चल रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की अगर बात करें या फिर उसके अलावा जो 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाने हैं उस पर बात करें, तो ये दोनों ही काम जो है वो अभी पाइपलाइन में है और फीडबैक जो है इस बाबत लिया जाएगा। खास तौर पर यह रहेगा कि जो कैबिनेट के अभी रिक्त पड़े 3 पद हैं, उन 3 पदों को भरा जाना है, यानी 3 मंत्री हिमाचल प्रदेश में और बनने हैं। इसके अलावा जो बोर्ड है, निगम है, इनके अंदर किस तरह से नियुक्तियां की जानी है, इसका रोड मैप जो है वो बनाया जाएगा। और रणनीति इसी बात को लेकर होगी कि आगामी लोकसभा के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे और चारों की चार जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर काबिज हो और अपना कब्जा करे। जी बिल्कुल, विकास साहब बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, हिमाचल सरकार ने ओपीएस के लिए लिया लोन। 3 महीने में दूसरी बार 2000 करोड़ के लिए ये लोन लिया गया है। वही सैलरी, पेंशन और ओपीएस का करेंगे वादा पूरा। तो जनवरी में लिया था 1500 करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर, कर्मचारियों की देनदारी लंबित और ऐसे में दूसरी बार ये लोन लिया गया है सरकार के ऊपर। कर्मचारियों की जो देनदारी है वो लंबित है। तो हिमाचल सरकार ने ओपीएस के लिए लोन लिया है। 3 महीने में दूसरी बार 2000 करोड़ का ये लोन लिया गया और ऐसे में सैलरी, पेंशन और ओपीएस का वादा भी पूरा सरकार यहां पर करेगी। साथ ही आपको बता दें कि जनवरी में भी 1500 करोड़ का लोन लिया था। वैसे खबर पर ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ बने। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जो सुक्खू सरकार है उन्होंने दूसरी बार जो है लोन लिया और ऐसे में तमाम जो देनदारी है वो लंबित है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिली और आखिर किस तरह से अब जो है देनदारी है वो पूरी की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो 2 चीजें समझने की है। एक, खराब वित्तीय हालात को लेकर लगातार राज्य सरकार पूर्व की सरकार पर निशाना साध भी रही है।
वो जी। इसलिए भी कि कर्ज का बोझ जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पर लगातार बढ़ता जा रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों के साथ अगर देखें तो बहुत छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, भौगोलिक परिस्थितियां बाकी राज्यों के मुकाबले अलग है। लिहाजा जो वित्तीय खर्च है, किस तरह से संसाधन जुटाए जा सकते हैं, किस तरह से वित्तीय जो बोझ है उसको कम किया जा सकता है, इस पर ये सरकार यानी सुक्खू सरकार जो है ये दावा कर रही है कि जल्द ही इसके ऊपर एक बड़ी पहल जो है वो की जाएगी और सबसे पहले जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है यानी कि जो वित्तीय हालात है उसमें सुधार किस तरह से लाया जाए। यानी अभी की अगर हम बात करें तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसे हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये परिस्थितियां बदल पाएंगी? सुक्खू सरकार दावा तो यहाँ पर कर रही है, लेकिन अगर पिछले दिनों की हम बात करें, पिछले 2 जी। महीने, अब 2 महीने का समय जो है इस सरकार को हो चुका है। लिहाजा जो 6% यानी जीडीपी का 6% जो लिमिट है वो 6% हुआ करती थी, जो केंद्र सरकार से कर्ज जो है वो यहाँ पर लिया जाता था, लिया जाता है। लेकिन इससे पहले पूर्व की सरकार की अगर हम बात करें तो जीडीपी का 4% ही कर्ज लिया जा सकता था, जिस पर अब सुक्खू सरकार ने जो है बीता जो शीतकालीन सत्र था विधानसभा का, उसके अंदर एक विधेयक जो है वो यहाँ पर लाया गया और उसमें ये लिमिट जो है वो 3% और यहाँ पर बढ़ाई गई। लिहाजा अब क्या प्रदेश के हालात जो है वो यहाँ पर बढ़ गए, क्योंकि अगर कर्ज जो है वो इसी तरह से अगर लिया जाता रहा तो निश्चित रूप से हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब जो अगर कुल कर्ज की अगर हम बात करें तो कर्ज जहां पहले 73-72 करोड़ 1000 करोड़ जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के ऊपर था, अब वो बढ़कर ये जो अब लिमिट के हिसाब से जो कर्ज अब सरकार यहाँ पर लेने जा रही है, इसके बाद 78,000 करोड़ का कर्ज जो है वो हिमाचल प्रदेश पर होगा, जो कि भारी भरकम कर्ज की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या राज्य सरकार कर्मचारियों को जो देनदारियां हैं, डीए देना है, क्या वो चीजें दे पाएंगी? क्योंकि पेंशनर्स की पेंशन पर खर्च हो रहा है सबसे ज्यादा, कर्मचारियों के वेतन पर सबसे ज्यादा जो है वो खर्च यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में जब ओपीएस की बहाली हुई, सबसे बड़ा वायदा घोषणा जो है यहाँ पर धरातल पर उतारा गया इसे और ये यहाँ पर पूरा किया गया, तो क्या अब ये पैसा जो है वो किस तरह से आएगा और क्या रणनीति जो है इस बाबत होगी, इस पर जो है कुल मिलाकर अब कर्ज जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि और किस तरह से वित्तीय हालात को सुदृढ़ ये राज्य सरकार जो है वो यहाँ पर बना पाएगी। जी बिल्कुल। और विकास, ऐसे में अहम बात यह भी है कि जिस तरह से लगातार जो गारंटियां हैं उनको पूरा करने के लिए तो कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन अब ये जो कर्ज जब चुकाने की बारी आएगी तो तब किस तरह से रिसोर्सेज जो हैं वो पैदा किए जाएंगे ताकि कर्ज भी जो है वो चुकाया भी जा सके, क्योंकि लगातार सुक्खू सरकार पूर्व की सरकार पर भी जो है कर्जे का आरोप लगाती आई है। देखिए, ये जो कर्ज लेने की भूमिका है, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही ये बात बिल्कुल साफ कर चुकी है कि ये पहली मर्तबा नहीं है जो इस तरह से कोई सरकार सत्ता में आने के बाद कर्ज ले रही है। इससे पहले भी पूर्व की सरकारें ये कर्ज जो है वो लगातार लेती रही हैं। खास तौर पर ये अहम रहने वाला है कि 2 किश्तों में ये कर्ज जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें 1300 करोड़ जो है वो 15 साल के लिए यहाँ पर लिया जाएगा, जबकि दूसरा कर्ज जो कि 700 करोड़ होगा वो 9 साल के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। और ये एक बिडिंग होगी, यानी कि नीलामी प्रक्रिया के तहत ही ये सब कुछ होगा। 21 फरवरी को सबसे पहले नीलामी यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो हो पाएगी और उसके बाद 22 फरवरी को यह राशि जो है वो प्रदेश सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। अब बात है कर्ज को वापस करने की, तो कर्ज को वापस तो यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन वही जो मैं पहले भी बता रहा था कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर इस प्रदेश को काम करना होगा, राज्य सरकार को यहाँ पर काम करना होगा, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में पहले ही संभावनाएं जताई गई हैं राज्य सरकार की तरफ से भी, पूर्व की सरकारें भी यही संभावनाएं जताती रही, लेकिन बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जो है वो बहुत कुछ यहाँ पर नहीं हो पाया। हिमाचल एक अगर हम बिजली के बारे में अगर बात करें तो एक पावर सरप्लस स्टेट है, तो ऐसे में अगर हम बिजली उत्पादन की ही बात करें तो बहुत बड़े स्कोप जो है वो यहाँ पर हैं, लेकिन जो यहाँ के हालात हैं, आज अगर हम किन्नौर की अगर बात करें या चंबा की अगर बात करें तो ये क्षेत्र, यहाँ के लोग जो हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार इस तरह से बिजली के बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी देकर अंदरूनी तौर पर जो है इन इलाकों को खोखला किया जा रहा है। तो इसका विरोध लगातार किया जा रहा है, लेकिन वही रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर और चीजें देखनी होंगी, खर्च जो है वो और कम करना होगा। शायद यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद अभी तक बोर्ड और निगमों के अंदर जो नियुक्तियां हैं वो यहाँ पर। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से जो है कर्ज तो लिया जा रहा है, लेकिन किस तरह से अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर काम किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।
पंजाब, जिसे भारत का फुटबॉल कहा जाता है, देश में हरित क्रांति लाने वाली भूमि अब तेजी से भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रही है। मेहनती और उद्यमशील पंजाब ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत बना ली है कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में। पंजाब भारत का सबसे बड़ा साइकिल निर्माता भी है। आज पंजाब में सर्विस इंडस्ट्री में तेजी से अवसर बढ़ रहे हैं, खासतौर पर आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में। इसने एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित किया है, जो व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट ढांचागत और संस्थागत समर्थन प्रदान करता है। इन्वेस्ट पंजाब एक वन स्टॉप सिंगल विंडो है, जो राज्य में निवेश की सुविधा और प्रत्येक निवेशक को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है, रेगुलेटरी मंजूरी से लेकर वित्तीय सहयोग तक। इतना ही नहीं, राज्य में उत्पादन के अनुकूल सभी सुविधाएं मौजूद हैं, पर्याप्त बिजली, बेहतरीन कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और हर प्रकार के प्रशिक्षित लोग। साथ ही मौजूद है सरकार की ऐसी नीति जो पंजाब को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सपना आपका, संसाधन हमारे। इन्वेस्ट इन पंजाब, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कर्ज लेने की वजह से काफी विपक्ष के निशाने पर है। अब पूर्व सीएम शांता कुमार के बयान पर सीएम सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी। इसको सीएम सुक्खू ने कहा कि शांता कुमार सुलझे हुए नेता हैं, ऐसे में बीजेपी को उनकी सलाह जरूर माननी चाहिए। मैं शांता कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन अभी वो उन्होंने ठीक कहा है। वो जानते हैं कि वो प्रशासनिक कैसे व्यवस्था को सुचारू करना है, इसीलिए हम जो कार्य कर रहे हैं बड़ा सोच समझकर और आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और जनता के हित के लिए व्यवस्था परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। विकास के कार्यों में हम कोई रोड़ा नहीं अटकने देंगे, लेकिन कुछ हम व्यवस्था में परिवर्तन करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि जहां सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा, जहां एक और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम सुक्खू का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि विकास कार्य किसी भी तरह से रुकने नहीं दिया जाएगा। तो वही कांग्रेस देश भर के 23 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे से लेकर बेरोजगारी और आर्थिक हालातों जैसे मुद्दों का जिक्र किया है। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जहां पर कांग्रेस का यह भी कहना है कि विपक्ष की अहम भूमिका कांग्रेस निभा रही है, तो वह विपक्ष पर ही दाग दिए जाते हैं सवाल, ऐसा भी उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 शहरों में कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है और ऐसे में देश में जहां लगातार बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरा है। इसके अलावा आपको बता दें कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने पर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। तो कांग्रेस ने संसद में कई अहम मुद्दे उठाए। वही उनका कहना है कि कांग्रेस का साथ दे जिम्मेदार विपक्ष जांच और लूट शब्द का उपयोग असंवैधानिक नहीं है, दोहरे मापदंड के हिसाब से चलाई जा रही संसद, ये भी कांग्रेस ने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस का यह भी कहना है कि विपक्ष पर भी कई सवाल दाग दिए जाते हैं
और 23 शहरों में कांग्रेस की महा कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई है। और ऐसे में जहां कांग्रेस लगातार देश में बढ़ती बेरोजगारी पर भी सवाल उठा रही है। आप जानते हैं इस वक्त देश में महंगाई चरम सीमा पे है। आम आदमी का जीना दुभर हो गया है और ये महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ रही है। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। ये दिगर बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये वादा किया गया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे और इतने वर्षों के बाद भी लोग उस रोजगार का इंतजार कर रहे हैं जो मोदी साहब ने चुनाव से पूर्व जनता से वायदा किया था। एक बहुत ही खेद का विषय कि जो देश के गिने चुने पूंजीपति है उन्हें जनता को लूटने की पूरी छूट है और कांग्रेस पार्टी इस लूट और इन महा घोटालों के खिलाफ जहां जनता के बीच में मुखर है वहां संसद के अंदर भी इन मामलों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। और अभी पिछले दिनों जब संसद का सत्र चल रहा था तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके भाषण के कुछ अंशों को संसदीय कार्रवाई से हटाया गया, एक्सपंज किया गया। अब हैरानी की बात है, अगर राहुल गांधी जी जांच शब्द का उपयोग करते हैं, राहुल गांधी जी लूट शब्द का उपयोग करते हैं, तो ये असंसदीय भाषा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो रिमार्क्स हैं उन्हें संसद की कार्रवाई से हटा दिया। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बद्दी से जहां बद्दी दौरे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आगामी बजट को लेकर करेंगे बैठक। उद्योगपतियों के साथ चर्चा की जाएगी, साथ ही जन समस्याओं को लेकर भी मंथन होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां बद्दी दौरे पर हैं मंत्री हर्षवर्धन चौहान, तो वहीं आपको बता दें कि बजट को लेकर उद्योगपतियों की राय लेंगे, साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। आगामी बजट को लेकर यह बैठक की जा रही है, जहां पर उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बजट को लेकर उद्योगपतियों की राय भी ली जाएगी। तो बद्दी दौरे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ये बड़ी और अहम जानकारी। बजट को लेकर उद्योगपतियों से बैठक में राय ली जाएगी, तमाम विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। तो आगामी बजट को लेकर यह बैठक अहम। वहीं हमीरपुर में एनआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसके द्वारा कई हीट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। वहीं आपको बता दें कि 2 दिनों के भीतर देश और विदेश से विशेषज्ञों ने इस पर अपने विचार रखे। इस सत्र के बाद एक पेपर प्रेजेंटेशन सत्र भी था, जिसमें कई विद्वानों ने कई विषयों पर चर्चा की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एचओडी डॉक्टर एसआर चौहान का कहना है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सत्रों में दूसरे दिन 57 पेपर पर चर्चा हुई है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था। सुबह आर.के. पांडे जी, प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली से, जिन्होंने कीनोट एड्रेस दिया है, और आज टोटल 57 पेपर हैं जो प्रेजेंट होने हैं। उनमें से 20 पेपर मॉर्निंग में प्रेजेंट हो चुके हैं। समापन पे मैं एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको कल समापन करेंगे हम 12-1 बजे के आसपास, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये समापन होगा। और इन जो प्रेजेंटेशन है इसमें जो हमारे विद्यार्थी हैं 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर, वो भी बेनिफिटेड हो रहे हैं।
तो वहीं कुल्लू के ढालपुर मैदान में नेहरू युवा केंद्र की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी साक्षी वर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में परिवर्तित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र और युवा अधिकारी सोनिका चंद्रा इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है और युवाओं की ऊर्जा को पॉजिटिविटी डायरेक्शन दी जा रही है। जिस तरह से स्पोर्ट्स के द्वारा युवाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए हम खुद नेहरू युवा केंद्र को, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर को बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो युवा की एनर्जी है, जो यूथ एनर्जी है, अगर सही डायरेक्शन में डाइवर्ट की जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे उनका किसी भी तरह का आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो, तो वो बहुत हेल्प करता है उनको किसी भी गलत चीज़ से बचाए रखने के लिए। अलग अलग गाँव से वहीं हमीरपुर में प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों की राज्य स्तरीय 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि प्रतियोगिता का समापन हुआ। तो वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में कॉलेज के चेयरमैन मनजीत सिंह डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान क्रिकेट प्रतियोगिता में अव्वल रही टीमों को चेयरमैन की ओर से सम्मानित भी किया गया। 2 दिन की प्रतियोगिता है। ये हिमाचल प्रदेश के जितने हमारे प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं, उनके इंटर बीएड कॉलेजेस की जो है स्टेट लेवल की जो टूर्नामेंट है 2 दिन का क्रिकेट का, इसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। इसमें 22 टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। 3-4 टीमें जो थी वो 15 तारीख को ही रात को आ गई थी। उनका रहने का, उनका ठहरने का, उनका खाने का सारा बंदोबस्त यहाँ था। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में जहां पर अव्वल रही टीमों को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता में जहां छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बीएड कॉलेज की टीमों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऐसे में अव्वल रही टीमों को सम्मानित भी किया गया। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।